नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। भारत सरकार का रुख तालिबान के प्रति थोड़ा नरम होता दिख रहा है और तालिबान के साथ बातचीत के संकेत दिए और सूत्रों से मिली जानकारी में भारत सरकार ने यह तय कर लिया है कि तालिबान से बातचीत की जाएगी और देश हित को ध्यान में रखते हुए जिस भी पक्ष से बातचीत करने की जरूरत है उससे संपर्क किया जाएगा। पहले भी सरकार ने तालिबान से संपर्क करने की बात को खारिज नहीं किया था। हालांकि ये संपर्क किस तरह का होगा ये भविष्य में तालिबान पर निर्भर करेगा कि वो भारत के प्रति क्या रुख रखता है और भारत के हितों की किस तरह से सुरक्षा करता है। और वहीं तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी सरकार चलाने की कोशिशें तेज कर दी है। इसके लिए अलग अलग विभाग बनाकर जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के कारण भारत में प्याज के मार्केट में किसानों को मोटा फायदा दिखने लगा। इस बार अफगानिस्तान की प्याज भारत आना मुश्किल है और ऐसे में प्याज का बाजार किसानों को हजारों करोड़ रुपए का फायदा दिला सकता है। देश में प्याज की पैदावार करने वाले राजस्थान के प्रमुख अलवर जिले में किसानों ने प्याज की खेती में 260 करोड़ रुपए लगा दिए और इस एक ही जिले में करीब 40,000 बीघा में प्याज लगा दिया है और भाव अच्छे मिले तो किसानों की झोली में 600 करोड़ रुपए आ सकते हैं। देश में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सबसे अधिक प्याज होता है और प्याज के भावों में उछाल रहा तो इन राज्यों के किसानों को हजारों करोड़ रुपए का फायदा हो सकता है। और पिछली बार कर्नाटक में प्याज खराब होने से भाव ज्यादा बताए गए थे। इस बार अफगानिस्तान से प्याज नहीं पहुंचने की उम्मीद में ज्यादा भाव का अनुमान लगाया जा रहा है। उत्तराखंड में आंगनबाड़ी केंद्रों पर बंटने वाला टेक होम राशन महिला स्वयं सहायता समूह ही वितरित करेंगी। महिला बाल विकास विभाग ने ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया भी निरस्त कर दी है। हाईकोर्ट के टेक होम राशन की टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगाने के आदेश के बाद बैकफुट पर आई सरकार ने एक कदम उठाया। महिला बाल विकास विभाग ने बीते दिनों टेक होम राशन वितरण प्रक्रिया में निजी कंपनियों को भी मौका देने का निर्णय लिया था। विभाग के अनुसार केंद्र सरकार ने ही योजना के तहत कच्चा राशन वितरित करने पर रोक लगाई है, लेकिन इसके खिलाफ पहले से राशन वितरण का काम देख रहे स्वयं सहायता समूह आंदोलन पर उतर आए। और वहीं 16 अगस्त को आयोजित कैबिनेट बैठक में चर्चा की गई जिसमें फिलहाल पुरानी व्यवस्था बरकरार रखने का निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड में 5वीं तक के स्कूल 1 सितंबर से खुल सकते हैं और वहीं प्रोग्रेसिव प्रिंसिपल स्कूल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कश्यप ने बताया कि सभी निजी स्कूल संचालकों ने 5वीं तक स्कूल खोलने की मांग की है और उन्होंने यूपी में सभी स्कूल खोलने का हवाला दिया। और एसोसिएशन के मुताबिक शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि अधिकारियों से वार्ता कर जल्द निर्णय लिया जाएगा। और डॉक्टर कश्यप के अनुसार स्कूल खोलने के साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई बंद करने की भी मांग रखी और उन्होंने शिक्षा मंत्री को ऑनलाइन पढ़ाई के नुकसान गिनाए। आपको बता दें कि 2 अगस्त से 6वीं से ऊपर तक के स्कूल खोल दिए जाएंगे और वहीं स्कूल खोलने के बाद भी शहर में गिनती की वैन चल रही है। वैन चालकों के लिए खर्च निकालना भी मुश्किल हो गया। अभिभावक बच्चों को अपने वाहनों से ही स्कूल छोड़ने के साथ घर भी ला रहे हैं। शहर भर में करीब 1000 स्कूल वैन है, लेकिन कोरोना संकट के चलते पिछले साल मार्च में स्कूल बंद हो गए थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करने पर एएमयू कुलपति तारिक मसूद की कैंपस के अंदर निंदा हो रही है। इसको लेकर एएमयू कैंपस में कुछ जगह पर्चे भी चिपकाए गए और पर्चे किसने चिपकाए अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। कैंपस में लगे इन पर्चों को एएमयू प्रशासन की तरफ से हटा दिया गया। दरअसल 22 अगस्त को कल्याण सिंह के निधन पर एएमयू के जनसंपर्क विभाग की तरफ से कल्याण सिंह के निधन पर एएमयू कुलपति ने जताया था शोक के नाम से प्रेस नोट भेजा गया था। इसमें उन्होंने कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और अगले दिन ये खबर सभी स्थानीय अखबारों में छपी थी, जिसके बाद कैंपस के अंदर कुछ जगह पर्चे भी लगे हुए देखे गए जिसमें एएमयू वीसी के इस बयान की निंदा की गई थी और उस पर लिखा था कि किसी क्रिमिनल के लिए प्रार्थना करना भी अपराध है। वहीं चांसलर के सांत्वना शब्द उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के लिए न केवल शर्मनाक है बल्कि धार्मिक भावनाओं को
हर्ट करने वाला है और कल्याण सिंह बाबरी मस्जिद को ढहने में थे। इस तरह के पर्चे चिपकाने के बाद कैंपस में खलबली मच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण का लाभ देने में सिर्फ आर्थिक आधार को मानक मानने को एक बार फिर नकार दिया है। मंगलवार को हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में ओबीसी की 6 लाख रुपए सालाना आय वाली, नॉन क्रीमी लेयर में 3 लाख रुपए सालाना आय वाले ज़्यादा गरीब वर्ग को आरक्षण का लाभ देने में प्राथमिकता देने वाली हरियाणा सरकार की अधिसूचना रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बारे में हरियाणा सरकार की 17 अगस्त 2016 और 28 अगस्त 2018 की अधिसूचनाओं को रद्द करते हुए कहा कि इंदिरा साहनी के फैसले में कहा जा चुका है कि पिछड़े वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान सामाजिक, आर्थिक और अन्य आधार पर होगी। पहचान का आधार सिर्फ आर्थिक नहीं हो सकता। हरियाणा सरकार ने सिर्फ आर्थिक स्थिति को आधार बनाकर भारी भूल की है और इसी आधार पर अधिसूचना को रद्द कर दिया जाता है। और हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि जिन लोगों को इन अधिसूचना के आधार पर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश मिल चुका है या जिन्हें राज्य सेवा में नौकरी मिल चुकी है, उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि वो 3 महीने के अंदर इंदिरा साहनी फैसले में तय किए गए क्रीमी लेयर की पहचान के सिद्धांत और हरियाणा के बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 2016 की धारा 5(2) के तय मानकों के मुताबिक नई अधिसूचना जारी करे। और मानक कहते हैं कि पहचान का आधार सामाजिक, आर्थिक और अन्य होना चाहिए। जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। यूपी के बलिया जिले की बेरिया सीट से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने इसे समाज को तोड़ने की साजिश करार दिया और उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ की खातिर समाज को तोड़ना देश के लिए उचित नहीं है। बीजेपी विधायक ने कहा, सामाजिक न्याय की बात करने वाले नेता नीतीश कुमार और अन्य से मेरा निवेदन है कि अगर वास्तव में वो अपने गरीब पिछड़े वर्ग के भाइयों को न्याय दिलाना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें स्वयं और अन्य संपन्न लोगों को आरक्षण कोटे से बाहर रहने की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से आरक्षण का लाभ पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों को मिल सकेगा। और वहीं आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में राज्य के 10 पार्टियों के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इन सभी दलों ने जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता पर एक स्वर में बात की और उन्होंने जोर देकर कहा था कि विभिन्न जातियों संबंधी आंकड़े प्रभावी विकास योजनाएं बनाने में मदद करेंगे, क्योंकि उनमें से कईयों को उनकी वास्तविक जनसंख्या के अनुरूप अब तक लाभ नहीं मिला है। बिहार पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है। 11 चरणों में होने वाले मतदान के लिए अब बिहार में तारीखों का ऐलान हो चुका है और वहीं दूसरे चरण में बिहार के कुल 34 जिलों में मतदान होगा। इसी के साथ राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है और वहीं 29 सितंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। इसमें 34 जिलों के 48 प्रखंडों में चुनाव होगा और वहीं प्रत्याशी 6 अलग अलग पदों के लिए नामांकन कर सकेंगे। वहीं पहले चरण का मतदान 24 सितंबर को होगा। इसमें 10 जिलों के 12 प्रखंडों में चुनाव होना है। पहले चरण में रोहतास, कैमूर, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, झुमरी और बांका में मतदान है और इसके अलावा जारी लिस्ट के अनुसार बिहार के बाढ़ प्रभावित 28 जिलों में पहले चरण में वोटिंग नहीं होगी। कोरोना की तीसरी लहर का डर के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत के लिए बड़ी बात कही है। मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सोमैया विश्वनाथन ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस की स्थिति एंडेमिक स्टेज में जा सकती है। एंडेमिक स्टेज उस वक्त होता है जब आबादी वायरस के साथ जीना सीख लेती है, यानी वायरस के फैलाव की प्रकृति अब स्थानीय हो सकती है, जबकि पैंडेमिक में जनसंख्या का बड़ा हिस्सा वायरस की चपेट में आता है।
उन्होंने बताया कि भारत का आकार, आबादी की विविधता और देश के अलग अलग हिस्सों में इम्यूनिटी की स्थिति को देखते हुए ये बिल्कुल संभव है कि इस स्थिति इसी तरह विभिन्न जगहों में उतार और चढ़ाव के साथ जारी रह सकती है।